अपनी तारीख एक बार फिर खुद को दोहरा रही है। माजी में जो कुछ होता रहा हैरान कुन तौर पर हूबहू वैसा ही अब फिर हो रहा है। बस चेहरे बदल गए हैं, किरदार बदल गए हैं। नून लीग अपने दौर में जो कुछ करती रही, जो कुछ कहती रही, अब खुद उसका सामना कर रही है। और तहरीक-ए-इंसाफ ऑपोजिशन में रहते हुए जो कुछ करती रही, जो कुछ कहती रही, हुकूमत में आने के बाद इसे भी उन्हीं हालात का सामना है। हुकूमत बदल गई, ऑपोजिशन बदल गई, नहीं बदले तो बयानात नहीं बदले, इन बयानात का अंदाज तक नहीं बदला। एक वो वक्त था जब तहरीक-ए-इंसाफ ऑपोजिशन में थी और नून लीग से इस्तीफों का मुतालबा कर रही थी। एक ये वक्त है जब तहरीक-ए-इंसाफ हुकूमत में है और इससे मुस्ताफी होने का मुतालबा किया जा रहा है। ऐसे में 2014 के और 2020 के बयानात सुने जाएं तो दोनों बयानात हैरान कुन हद तक बिल्कुल एक जैसे। जो बयानात पहले इमरान खान देते थे वही बयानात आज ऑपोजिशन दे रही है, और जो बयानात गुज़िश्ता हुकूमत दिया करती थी वही बयानात आज इमरान खान दे रहे हैं। ऑपोजिशन इत्तेहाद के जलसे में चंद घंटे रह गए। कल जुमे के रोज गुजरावाला में मैदान सजाया जाएगा। ये तय पाया है कि मरियम नवाज और मौलाना फजलुर रहमान लाहौर से, जबकि बिलावल भुट्टो लाला मूसा से पहुंचेंगे। ऑपोजिशन के साथ साथ हुकूमत ने भी अपनी तैयारियां कर ली हैं। रास्ते रोकने के लिए कंटेनर्स मंगवाए जा चुके हैं, कॉर्नर मीटिंग्स पर छापे मारे जा रहे हैं, जलसे की इजाजत में रुकावट भी डाली गई, ऑपोजिशन कारकुनों की गिरफ्तारियां भी की गई। जलसे मुस्लिम लीग नवाज ने आज लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज भी कर दिया है। यानी एन वही कुछ हो रहा है जो माजी में होता रहा। आज ऑपोजिशन वजीर आज़म इमरान खान का इस्तीफा मांग रही है। माजी में इमरान खान नवाज शरीफ इस्तीफा मांगा करते थे। जो बातचीत शुरू होगी उसका सबसे पहला नुक्ता होगा नवाज शरीफ की रेजिग्नेशन। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस सिलेक्टेड वजीर आजम इमरान अहमद नियाजी के फौरी इस्तीफे का मुतालबा करती है। और इस्तीफा मांगने पर जो जवाब दिया जाता है वो जवाब भी बिल्कुल एक जैसा है। नवाज शरीफ भी हकारत से इस्तीफा देने से इनकार किया करते थे और मौजूदा हुकूमत भी इनकार करते हुए इसी हकारत का मुजाहरा करती है। हर बात पे कहते हैं नवाज शरीफ इस्तीफा दो, और नवाज शरीफ तुम्हारे कहने पे इस्तीफा देगा। जाओ जाके क्रिकेट खेलो क्रिकेट। इमरान खान इस्तीफा दे दे, क्यों दे दे, किस मंतक से दे दे? पाकिस्तान की आवाम ने इमरान खान को मैंडेट दिया है, इस्तीफा नहीं देंगे। तुम्हारे मुतालबों से इस्तीफा दे दे, क्या बात है, किस बात की मूली है, इस्तीफा दे दे, नहीं देंगे। माजी में जब इमरान खान ने ताहिरुल कादरी के साथ मिलकर हुकूमत के खिलाफ चढ़ाई की तो नवाज शरीफ की हुकूमत ने उनके रास्ते में कंटेनर्स खड़े किए। आज ऑपोजिशन इत्तेहाद इमरान खान के खिलाफ एहतजाज करने निकला है तो इसके रास्ते में भी कंटेनर्स खड़े किए जा रहे हैं। इन्होंने कहा कोई कंटेनर नहीं लगाया जाएगा, जाके नीचे देख लें। स्कूल बंद कर दिए, पिंडी के मेट्रो बंद कर दिया। अगर हुकूमत खौफजदा ना होती तो आज ये सैकड़ों की तादाद में कंटेनर इकट्ठे ना होते, आज एक जलसा मुनक्कद करने की इजाजत दी जाती। तब इमरान खान कहा करते थे कि कंटेनर्स उनका रास्ता नहीं रोक सकते। आज ऑपोजिशन भी यही कह रही है कि कंटेनर्स उसका रास्ता नहीं रोक सकते। चैलेंज करता हूँ, आप जो मर्जी कर रही हैं, पुलिस ले आई है, जो मर्जी कर लें, आप 2 को जो इंसानों का सैलाब आ रहा है आप नहीं रोक सकते। 2 तारीख को आप इंतजार करें। मैं कह रहा हूँ ये 50,000 भी पुलिस खड़ी कर लें। जो यहाँ से रेला आएगा ना, जो सुनामी आएगी, वो पुलिस साथ को बह के लेके जाएगी डी चौक तक। आप एक कंटेनर नहीं, आप कंटेनरों से जगह भर भी देंगे तो 16 अक्टूबर को इंशाल्लाह आप लोगों के लिए ये जो डेडलाइन है और जो आखिरी वक्त है। जब नवाज शरीफ ने इमरान खान और ताहिरुल कादरी को एहतजाज की इजाजत दी थी तो कहा था कि इन्हें इंतशार फैलाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। आज इमरान खान भी यही कह रहे हैं। आईनी और कानूनी दायरों के अंदर रहते हुए पुरअमन एहतजाज का हक, उसका मैं एहतराम करता हूँ। किसी को अनारकी फैलाने और आइन से खेलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इनके पास राइट है पुरअमन एहतजाज करने का। जिस वक्त इन्होंने कानून तोड़ा मैं इनको एक को जेलों में डालूंगा। माजी में तहरीक-ए-इंसाफ के एहतजाज के खिलाफ नून लीग ने इंतजामिया को इस्तेमाल किया और इमरान खान इसकी मजम्मत किया करते थे। इंतजामिया से कहते थे कि वो हुकूमत के अहकामात ना माने। आज ऑपोजिशन भी इंतजामिया से यही कह रही है कि हुकूमत के अहकामात जाए।
पंजाब पुलिस फोर्स से सुन लो, फैसला कर लो, क्या आप नून लीग की पुलिस हो, क्या आप शरीफ खानदान के नौकर हो या पाकिस्तान की पुलिस हो? आरपीओ गुजरांवाला, डीसीओ गुजरांवाला सोहेल अशरफ साहब, सीपीओ गुजरांवाला से मैं गुजारिश करूंगा कि आप इमरान खान के मुलाजिम नहीं हैं, आप बुज़दार साहब के मुलाजिम नहीं हैं, आप हुकूमत पाकिस्तान के मुलाजिम हैं। तब नून लीग हुकूमत के कहने पर तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान अवामी तहरीक के कारकुनों को गिरफ्तार किया जा रहा था। आज तहरीक इंसाफ हुकूमत के कहने पर ऑपोजिशन कारकुनों को भी गिरफ्तार किया जा रहा है। अब भी हमारे पीछे यके बाद दीगर ये आप देखिए, ये गिरफ्तारियां आपके सामने हो रही हैं। आपके ये जो होछे हथकंडे आप समझते हैं कि कॉर्नर मीटिंग्स पे छापे मारकर, आप समझते हैं कि बैनर्स उतार के, आप समझते हैं धमकाकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के और बाकी जमातों के कारकुन भाग जाएंगे। ये कारकुन शेर दिल रखते हैं। माजी में जब इमरान खान ने धरना दिया था तो नून लीग हुकूमत कहती थी इससे मईशत तबाह हुई। आज ऑपोजिशन एहतजाज करने जा रही है तो तहरीक इंसाफ हुकूमत माशी नुकसान जिक्र करती है। जिस दिन से हम हुकूमत में आए हैं, इनकी कोशिश है कि इस हुकूमत को नाकाम करने के लिए मुल्क के अंदर बेयकीनी पैदा करो, मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेकाम पैदा करो और वो इक्तसादी पॉलिसियां जो ये हुकूमत चला रही है उनको किसी न किसी तरह से नाकाम करो। जब तहरीक इंसाफ को ऐन इन्हीं हालात का सामना है जिस तरह के हालात माजी में वो खुद पैदा किया कर रही थी, तो क्या हुकूमत माजी से कुछ सीखने को तैयार है? पूछेंगे तहरीक इंसाफ के रहनुमा और वलीद इकबाल साहब से, लेकिन इससे पहले ऑपोजिशन जलसे की तैयारियों का अहवाल लेंगे गुजरांवाला में समा टीवी की नुमाइंदा मोहसिन खालिद से। और लाहौर में इस वक्त सूरत हाल क्या है, क्या पकड़ दकड़ हो रही है, नहीं हो रही है, जानेंगे जहांगीर खान से। जहांगीर, पहले आप बताइए, क्या लाहौर में कारकुनों को पकड़ा जा रहा है? क्या बड़ी तादाद में कारकुन धर लिए गए? जी, गुजरांवाला में पीडीएम के जलसे से कबल लाहौर से मुस्लिम लीग नून के मुतादिद कारकुनों को हिरासत में लिया गया है और ये दावा मुस्लिम लीग नून की क़यादत और आला ओहदेदारान की जानिब से किया गया है कि पुलिस ने गुज़िश्ता रोज़ से क्रैकडाउन शुरू किया है। शादबाग, मिस्री शाह, ग्रीन टाउन और शहर के मुख्तलिफ इलाकों से पुलिस ने मुस्लिम लीग नून के मुतहरिक कारकुनों और ओहदेदारों को हिरासत में लिया है। इस सिलसिले में मुस्लिम लीग नून की क़यादत की जानिब से कुछ फुटेजेस भी शेयर की गई हैं जिनमें पुलिस को इन कारकुनों के डेरों पर, दफातर पर या घरों में आते जाते हुए देखा जा सकता है। नून लीगी क़यादत का ये कहना है कि अब तक उनके 200 से ज़ायद सरगर्म कारकुनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन पुलिस की आला हुकाम की जानिब से इस दावे की तस्दीक या तरदीद नहीं की गई। पुलिस इस बारे में खामोश है और कुछ भी नहीं बताया गया कि मुस्लिम लीग नून के कोई कारकुन उन्होंने गिरफ्तार किए हैं या नहीं। अलबत्ता बावसूख पुलिस ज़राए का ये कहना है कि पुलिस की जानिब से इंटेलिजेंस ब्यूरो और स्पेशल ब्रांच से मुस्लिम लीग नून के मुतहरिक और सरगर्म कारकुनों की फहरिस्तें उनसे तलब की गई थी। उनसे वो डाटा लिया गया था कि किस इलाके में कितने कारकुन हैं और वो किन किन सरगर्मियों में मुलव्वस हैं। पुलिस की जानिब से इन तमाम कारकुनों के घरों की रैकी की गई, उनके दफातर को देखा गया। कई जगह पर पुलिस ने रेड करके मुस्लिम लीग नून के कारकुनों को गिरफ्तार किया और कई जगह पर जहां पर कारकुन अपना घर या दफ्तर छोड़कर पहले से जा चुके थे उनके मुलाजिमीन को भी हिरासत में लिया गया है, लेकिन उनके खिलाफ कोई मुकदमा या कोई कानूनी कार्रवाई जो है वो अभी तक नहीं की गई। अलबत्ता नून लीग की क़यादत का ये दावा है कि इस जलसे से कबल पुलिस ने क्रैकडाउन करते हुए उनके कई कारकुनों और ओहदेदारान को गिरफ्तार किया है, जिनमें साबिक यूसी चेयरमैन और इलाकाई सतह पर मुस्लिम लीग नून के ओहदेदार शामिल हैं। जी, आप हमारे साथ बने रहे जहांगीर। अब चलते हैं मोहसिन खालिद के पास जो कि इस वक्त स्टेडियम में मौजूद है गुजरांवाला में। मोहसिन, तैयारियां कैसी हैं यहाँ पे, ये बताइएगा। जी बिल्कुल, इनको रात को ही हैंड ओवर किया गया था पीडीएम को जिन्ना स्टेडियम गुजरांवाला, जिसके बाद तैयारियों का सिलसिला जो है वो शुरू किया गया है और अभी इस वक्त जो है कंटेनर्स जो है वो लगाए जा रहे हैं और ये 40 फुट लंबा और 24 फुट चौड़ा जो है ये कंटेनर है जो कि तैयार किया जा रहा है, जबकि जो कायदीन है जिन्होंने खिताब करना है उनका स्टेज जो है वो अलग से तैयार किया जा रहा है। तो अभी से लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जो नून लीग के वर्कर्स हैं, JUI से लोग हैं यहाँ पे, पीपल्स पार्टी के कारकुन हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, अपनी अपनी
पार्टी के तराने जो है वो गा रहे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पे साउंड सिस्टम जो है वो नस्ब कर दिया गया है, फ्लड लाइट्स का मुकम्मल इंतजाम कर दिया गया है। मैं आपको बताता चलूँ कि कुल 7 जो है वो गेट हैं जिन्ना स्टेडियम गुजरांवाला के, जिनमें से एक को जनरल पब्लिक के लिए मुख्तस किया गया है, एक से खवातीन की एंट्री होगी और एक से जो है वीवीआईपी जो मूवमेंट होगी वो होगी। और पीडीएम का कहना है कि उनको कुर्सियां नहीं दी जा रही यहाँ पे जलसा में रखने के लिए, लेकिन इसके बावजूद जो है तगड़ा जलसा होगा और बड़ी तादाद में लोग जो है यहाँ पे आएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन, तफसीलात से आगाह करने के लिए। जहांगीर आपका भी शुक्रिया। हमें ज्वाइन कर चुके हैं इस वक्त सेनेटर वलीद इकबाल साहब। सर शुक्रिया आपका। जो कुछ आप किया करते थे वही अब सर ऑपोजिशन कर रही है, लेकिन सर जो उस वक्त की हुकूमत किया करती थी जिससे आपको शिकायत होती थी बहुत ज्यादा, वो आज हुकूमत में रहते हुए आप कर रहे हैं। तो सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखें जी, पाकिस्तान का आइन जो है वो वादा करता है एक बुनियादी हक के तौर पे सब शहरियों के लिए, और है वो उसका आर्टिकल 16 कि अगर एक पुरअमन और एक गैर मुसल्ला, ये जो आप अंग्रेजी में उसमें लिखा हुआ है पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, राइट टू असेंबली जो है एक फंडामेंटल राइट है। तो बिल्कुल जी, हम भी अगर पीसफुली और विदाउट आर्म्स ये कर रहे थे तो उसमें कई मौक़ों पे हमें ऐसी कोई रुकावट नहीं आई, लेकिन बहुत जगहों पर आई। मैं खुद इसको जानता हूँ क्योंकि मैं पीटीआई लाहौर का सदर रहा हुआ हूँ, और हमने यहाँ उसी दौरान जब मैं सदर था लाहौर में ये शादरा से चेयरिंग क्रॉस तक एक बहुत बड़ी रैली का सिस्टम किया था, उसमें कोई रुकावटों का इशू नहीं आया था। अड्डा प्लॉट पे बहुत बड़ा जलसा किया था, ये पैनामा पेपर्स के उस सिलसिले में था। लेकिन उसके बाद जब इस्लामाबाद में सिलसिला शुरू किया, वहाँ पे वो वाक़े हुए थे कंटेनर्स वाले, वहाँ पे वो वाक़या हुआ था जब परवेज़ खटक साहब आए थे और आंसू गैस और वो शेलिंग और वो सारा कुछ हुआ था, लाठियों का सिलसिला। उसके अलावा इस्लामाबाद में दिगर, मैं खुद भी अरेस्ट हुआ था। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन कभी कभी ज़रा ओवरबोर्ड हो जाती है। वैसे क्योंकि हम भी एडमिनिस्ट्रेशन से ऑपोजिशन में जब थे, हम एंगेज रहते थे, तो उनका मकसद ये होता था, और इधर और वो अक्सर हमें कहते थे एक दिन आप भी एडमिनिस्ट्रेशन में आएंगे, एक दिन आप हमारी साइड पे बैठे होंगे और ऑपोजिशन वहाँ होगी, और वो हकीकत भी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी अर्ज़ ये है कि इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का कंसर्न सबसे अहम जो होता है वो सिक्योरिटी का ही होता है कि कोई ऐसा वाक़या ना हो जाए, कोई तशद्दुद का वाक़या ना हो जाए, कोई दहशतगर्दी का वाक़या ना हो जाए। आजकल क्योंकि वो कोविड-19 का एक बड़ा सिलसिला चल रहा है और उसके भी बहुत बड़ी, बहुत तेजी से फैलने वाली वो वबा है, उसकी एहतियात वगैरह का सिलसिला भी है। जहाँ तक मुझे, मैं ज़्यादा पंजाब की गवर्नमेंट की कार्रवाई में इतना इन्वॉल्व नहीं हूँ, लेकिन मुझे अरेस्ट्स का और इस तरह का चीज़ों का मैं एक ज़रूर कर दूँ, एंड आखिरी बात मैं कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ जब अरेस्ट्स का सिलसिला शुरू हुआ था तो मैं खुद पटिशनर बना था। मैं खुद पटिशनर बन के कंटेनर्स को हटाने की पटिशन लाहौर हाई कोर्ट में की थी, इज्तिमा की इजाज़त की थी। अब अगर दूसरी साइड को, अब वो अपोजिशन में है, मैं भी अपोजिशन के दिनों की बात ही कर रहा हूँ, वो अपोजिशन में है, हमें रिलीफ मिली थी क्योंकि हमने अपना केस ठीक प्लीड किया था, उन्होंने भी इस तरह की पिटीशन की हुई है। अगर हमारी तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई ज्यादा तजावुज हुआ है, ट्रांसग्रेशन हो रही है, ज्यादती हो रही है, तो कोर्ट्स का रास्ता मौजूद है, रिलीफ जो है हमने जिस तरह ली थी ये भी ले सकते हैं। अच्छा वली साहब, असल में पता क्या सर, आपसे जो एक्सपेक्टेशन है वो पिछली किसी भी गवर्नमेंट से हटके रखी जाती है, क्योंकि आपका नारा बिल्कुल मुख्तलिफ था। आपने एहतजाज भी किया, आपने धरना भी दिया, आपने रैली भी निकाली, तो मतलब इन चीजों का आगाज या इन चीजों का ट्रेंड आपने सेट किया। पीपल लुक अप टू यू। अच्छा, अब हुआ ये सर कि आपके उस धरने या एहतजाज में जो आपने इस्लामाबाद डी चौक में दिया, उसमें लाठियों का इस्तेमाल भी होता था, उससे पुलिस वालों को मारा भी गया। आपने लॉकडाउन का भी कहा कि हम पूरे पाकिस्तान में, खासतौर पर इस्लामाबाद को लॉकडाउन करेंगे। सर, अनलॉफुल असेंबलीज की जितनी भी डेफिनेशन है वो कहीं ना कहीं 2014 के धरने में पूरी उतरती थी, मगर सर आपको फिर भी परमिशन मिली, आप लोग इस्लामाबाद आए। ऑपोजिशन ये डिमांड कर रही है कि अगर आपने सब कुछ किया और आपको परमिशन मिली तो हम तो अभी भी डंडे लाठियां लेकर नहीं आ रहे, ना ही हम लॉकडाउन की बात कर रहे हैं, ना ही हम सिविल नाफरमानी की बात कर रहे हैं, तो हमारे हर्डल्स क्यों क्रिएट किए जा रहे हैं? 2014 भी अगर आप गिन लें, जिसमें इस्लामाबाद वाले हमारे आज़ादी मार्च वाला सिलसिला और डॉक्टर ताहिरुल कादरी भी साथ थे हमारे शुरू के मरहले में, या आप 2016 में पैनामा पेपर्स वाला जो लॉकडाउन का सिलसिला हुआ था, जहाँ जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन ने और उस वक्त की हुकूमत ने यह महसूस किया कि हम
अनलॉफुल असेंबली कर रहे हैं। वहाँ आपने खुद बताया ना कि लाठी चार्जेस का और आंसू गैस का और सिलसिला जो है वो मुख्तलिफ मकामात पे हुआ। बुनियादी जिम्मेदारी किसी भी पार्टी की गवर्नमेंट हो, हमारी की हो या किसी और पार्टी की हो, उसका अव्वलीन फरीज़ा यह कायद आज़म का न सिर्फ फरमान भी है बल्कि दुनिया भर का एक दस्तूर भी है कि हुकूमत का अव्वलीन फरीज़ा अपने शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ है। 2014 में कोई ऐसा एक आधा वाक़या हो सकता है हुआ हो जिसमें कोई क्लैश हुआ हो पुलिस वालों के साथ, अदरवाइज हमारा मुजाहरा मुसलसल पुरअमन था। ये गलत हम पे इल्ज़ाम लगता है, कहीं भी नेशनल असेंबली, प्राइम मिनिस्टर्स हाउस, सुप्रीम कोर्ट, किसी भी सरकारी इंस्टॉलेशन, कोई तंसीबात का हमने ट्रेसपास नहीं किया या उस पर हमला नहीं किया। ये जो पीटीवी वाला नाम नेहाद या सो कॉल्ड हमले का इल्जाम हम पर लगाया गया, जी मैं उसका भी अर्ज करना चाहता हूं। आप अपनी आर्काइव्स में से उस वक्त की फुटेज निकाल के देख लें। जो उस वक्त के इंटीरियर मिनिस्टर थे चौधरी निसार अली खान साहब, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि जी हमने सारी जो है फिल्म्स या फुटेज जो पीटीवी पे हमला हुआ है और जब उसका नशरियात को भी बंद किया गया, वो कहते थे कि हमने सबके फिल्म पे से चेहरे देख लिए हैं और नादरा को भेज रहे हैं, उनकी शनाख्त होगी और कार्रवाई होगी। यस, उनमें से कई थे जिन्होंने पीटीआई के वो परचम अपने सिरों पे बांधे हुए थे, लेकिन कोई ऐसी कोई और मिसक्रिएंट्स होंगे जिन्होंने इमरान खान साहब की एक ऑडियो टेप वायरल हुई थी जो उसमें वो मौजूदा सदर पाकिस्तान से गुफ्तगू कर रहे थे कि तारीफ कर रहे थे कि बहुत अच्छा हुआ पीटीवी पे जो हमला हुआ। ये वीडियो टेप, एक ऑडियो टेप वायरल हुई थी सर उस दौरान। जी मैं उससे ऑडियो टेप से अच्छी तरह वाकिफ हूँ और मैंने उसके बारे में भी मुझे पूछा गया है, तो मैंने हमेशा उसका वही जो जवाब दिया वो आपको भी वही जो है जवाब दूंगा। मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि कोई वहां पे मिसक्रिएंट्स जो साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद पूछेंगे कि नून लीग और खासतौर पर शरीफ फैमिली से जब सवाल पूछा जाता है कि भाई फुला के अकाउंट में, क्लर्क के अकाउंट में, चपड़ासी के अकाउंट में अरबों रुपए कहां से आए, तो उसका जवाब नहीं मिलता। हाँ, शहबाज शरीफ साहब को टारगेट क्यों बनाया जा रहा है? बार बार ये दावा है अपोजिशन का, नून लीग का। शहबाज शरीफ साहब अगर नैब की कस्टडी में रहकर खुफिया मुलाकातें कर रहे हैं तो किससे कर रहे हैं? खुफिया मुलाकातों का रिकॉर्ड तो उनका पहले भी मौजूद है। अहम मामलात, अहम इंकशाफात, वक्फे के बाद। सियासी मंजरनामा हुकूमत के लिए परेशानी का बायस है। सियासी बसात पर दाव पेच लड़ाए जा रहे हैं, नित नई चालें चली जा रही हैं, लेकिन हुकूमत अपोजिशन के हरबों से परेशान नहीं है। हुकूमत आज़ाद अपोजिशन से नहीं बल्कि कैद में मौजूद अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से खतरा महसूस कर रही है। इसीलिए हुकूमत पूरी अपोजिशन को छोड़कर सिर्फ शहबाज शरीफ को बस में करने की कोशिश कर रही है और एसेट रिकवरी यूनिट के सरबराह और वज़ीर आज़म के मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर आए रोज शहबाज शरीफ के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं। शहबाज शरीफ और उनकी फैमिली की करप्शन की नाकाबिले तरदीद सबूत मीडिया के सामने पेश करते रहते हैं और आज भी उन्होंने शहबाज शरीफ और उनके खानदान पर मनी लॉन्ड्रिंग के संगीन इल्जामात लगाए। इस अकाउंट का जब जायजा लिया गया तो ये तकरीबन 22 अरब के अकाउंट्स में, क्योंकि मैं आज हर चीज की तैयारी करके इनके लिए लाया हूँ, ये कोई कारोबार के पैसे नहीं थे, ये कोई चीनी के पैसे नहीं थे। इस अकाउंट का पूरा फोरेंसिक किया गया है इन अकाउंट्स का और उसमें से सिर्फ 3 अरब रुपए जो हैं वो जाहिर होते हैं कि शायद उनका कोई ताल्लुक शुगर के कारोबार से हो। 22 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात के अलावा मुशीर दाखिला और एहतसाब ने मीडिया को बताया कि शहबाज शरीफ के खिलाफ 7 अरब की करप्शन से मुतालिक रेफरेंस दायर हो चुका है। शहजाद अकबर ने मनी लॉन्ड्रिंग के इंकशाफात करते हुए बताया कि अल अरेबिया शुगर मिल्स और रमजान शुगर मिल्स के 10 साला रिकॉर्ड का जायजा लिया गया तो बहुत ही हैरान कुन चीजें सामने आई कि इन कंपनियों के कम आमदनी वाले मुलाजमीन के नाम पर बेनामी अकाउंट्स बनाए गए और इन अकाउंट्स के जरिए इन अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की गई है। शहजाद अकबर ने कहा कि 2015 में फौत हुए शुगर मिल के चपड़ासी के अकाउंट में 42 करोड़ रुपए जमा करवाए गए और गुलजार के होने के बावजूद 2017 तक अकाउंट ऑपरेट होता रहा। कैश बॉय मसरूर अनवर के नाम पर फ्रंट अकाउंट खोला गया जिसे सुलेमान शहबाज डील करते थे। 6 जाली कंपनियां ना SECP में रजिस्टर्ड और ना ही FBR में। मलिक मकसूद नामी चपड़ासी के नाम पर 3.5 अरब रुपए से जायद की मनी लॉन्ड्रिंग की गई। उन्होंने मजीद बताया कि गुलाम शब्बीर के अकाउंट में 1.5 अरब रुपए जमा कराए गए। रमजान शुगर के क्लर्क
इकरार के अकाउंट में 1.2 अरब रुपए जमा कराए गए। क्लर्क मोहम्मद अनवर के अकाउंट में 88 करोड़ रुपए जमा कराए गए। काशिफ मजीद के अकाउंट में 46 करोड़ रुपए जमा कराए गए। शहजाद अकबर का कहना है कि इन तमाम इल्जामात के बावजूद शहबाज शरीफ और इनके हवालियों के पास कोई जवाब नहीं है। इल्जामात के दिफा के हवाले से शहजाद अकबर की बात में वजन है, क्योंकि हुकूमत और नैब की जानिब से जो इल्जामात लगाए गए हैं, इन इल्जामात के दिफा में शहबाज शरीफ और उनकी फैमिली के जवाब समझ से बालातर। हुकूमत सवाल करती है कि सब पैसा कहां से आया, जायदादें कैसे बनाई गई, मनी लॉन्ड्रिंग कैसे हुई। उसका जवाब दिया जाता है एक धेले की करप्शन नहीं की, सिर्फ जबानी बयानात में ही नहीं बल्कि अदालत में भी कमोबेश यही जहां कराए जाते हैं। मेरी जात के खिलाफ एक धेले की करप्शन है तो मुझे मेरी कब्र से मेरी लाश को निकाल कर मुझे टांग दें, आप मुझे कोई इतराज नहीं होगा। अगर मेरे खिलाफ किसी भी मंसूबे में एक धेले की करप्शन निकले तो मैं अगर जिंदा ना रहा तो कब्र से मेरी लाश निकाल कर खंबे पे टांग दें। अल्हम्दुलिल्लाह इन 5 सालों में 1000 अरब रुपया, 1 ट्रिलियन अरब रुपए की नेट सेविंग की है, नेट सेविंग। मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन इल्जामात के अलावा भी शहबाज शरीफ का किरदार हुकूमत के लिए मुअम्मा बना हुआ है। ऐसी पहेली जो हुकूमत की समझ से बालातर है, ऐसी मछली जो सर तोड़ कोशिशों के बावजूद हुकूमत की मुट्ठी से फिसलती जा रही है। इस मुश्किल का एतराफ आज शहजाद अकबर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया, जब उन्होंने मीडिया को बताया कि शहबाज शरीफ हुकूमत की मर्जी के बगैर कैद में होने के बावजूद, नैब की हिरासत में होने के बावजूद बड़ी खुफिया मुलाकातें कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब के पास टाइम बड़ा है, आजकल जेल में हैं, बिल्कुल फारिग हैं। आप पता नहीं नैब में जा सकते नहीं जा सकते, मुझे पता चला आजकल बड़ी खुफिया मुलाकातें भी कर रहे हैं नैब में लोगों से। शहबाज शरीफ खुफिया मुलाकातें कर रहे हैं। शहबाज शरीफ के यही राब्ते और ताल्लुकात हुकूमत के लिए मुसलसल दर्द सर बने हुए हैं। शहबाज शरीफ जोड़ तोड़ के लिए मशहूर हैं। रवां साल के शुरू में भी इनकी ताकतवर हलकों के साथ मुलाकातों की खबरें मंजर आम पर आई थी। शहबाज शरीफ की इसी खासियत की वजह से शेख रशीद भी तवातर से इन्हें अपनी पार्टी का बंदा कहते। जोड़ तोड़ और ताकतवर हलकों के साथ रवाबित के अलावा हुकूमत के पास शहबाज शरीफ को खतरा समझने की एक वजह और भी है। हुकूमत को पता है कि नवाज शरीफ नाअहल हो चुके हैं। मरियम नवाज पार्लियामेंट में नहीं, पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान दोनों मिलकर भी हुकूमत की कुर्सी तक नहीं हिला सकते। ऐसे में पार्लियामेंट में अगर कोई हुकूमत के लिए खतरा है, वजीर आजम इमरान खान का मुतबादिल हो सकता है तो वो शहबाज शरीफ ही है। शायद इसीलिए पीटीआई हुकूमत मुसलसल शहबाज शरीफ और शहबाज शरीफ की फैमिली को टारगेट कर रही है। 2018 से पहले पीटीआई का सारा जोर नवाज शरीफ के खिलाफ केसेस पर था और बिलाखिर इन्हें नाअहल करवा लिया गया। और अब हुकूमत में आने के बाद कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ तो नवाज शरीफ से भी ज्यादा करप्ट हैं। नवाज शरीफ के केसेस को तो ज्यादा अहम नहीं समझते थे। शहबाज शरीफ अब तुम्हारी बारी है। तुम्हारे बेटों ने कितनी चोरी की है अवाम के पैसे की। सूरत हाल यह है कि शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमजा शहबाज गिरफ्तार हैं। उनके दूसरे बेटे सुलेमान शहबाज और दामाद अली इमरान वतन वापस आने से गुरेजा। शहबाज शरीफ की बेटी राबिया इमरान और बीवी नुसरत शहबाज के खिलाफ भी अदालती कार्रवाई जारी है। शहबाज शरीफ के खिलाफ हुकूमती कार्रवाइयां ठीक है या गलत, इसका फैसला तो अदालत ही करेगी। लेकिन नून लीग माने या न माने, ये बात जरूर है कि जो इल्जामात उन पर लग रहे हैं इनमें से एक का भी वो जवाब नहीं देते। हत्ता के पानामा पेपर्स के दौरान भी मुस्लिम लीग की जानिब से कमजोर ही सही लेकिन दिफा में कानूनी दलाइल तो दिए जाते थे। शहबाज फैमिली के खिलाफ केसेस में तो कमजोर दलाइल भी नहीं दिए जा रहे और सारे इल्जामात के दिफा में बस एक ही जवाब दिया जाता है कि एक धेले की भी करप्शन नहीं की। नून लीग के इस बयानिए और करप्शन इल्जामात के हवाले से मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तारिक फजल चौधरी साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। सर, जवाब क्यों नहीं देते? एक सवाल जो बार बार किया जाता है, ये पैसे कहां से आए, ये अरबों रुपए छोटे छोटे लोगों के अकाउंट्स में कैसे आए, इसका जवाब आना चाहिए सर, वो नहीं आ रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आपने बयान सुनाया है और इसी तरह की चंद और बातें भी हुकूमती तर्जुमान जो है उन्होंने रटी हुई हैं। जब उनके पास और कोई करने की बात नहीं होती, जिसका मतलब ये है कि अपनी कोई कारकर्दगी को दिखाने के लिए है कोई नहीं। मैं अभी एक न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर का एक देख रहा था क्लिप, जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे अपनी काबीना ने कहा है कि आप अपनी जो 3 साल दौर है आपकी गवर्नमेंट का, उसमें आप अपनी रिफॉर्म और कारकर्दगी बताएं। और वो 3 मिनट ख़त्म हो गए और वो नॉन स्टॉप इस तरह बोल रही थी कि जैसे कोई मशीन चल रही होती है, लेकिन वो उनकी लिस्ट ख़त्म नहीं हो सकी जो काम उन्होंने 3 साल में अपने अवाम के लिए किए थे। इनसे आप अगर ये सवाल करें कि आपने अवाम के लिए क्या किया है, इनके पास कोई जवाब नहीं है, इनके पास कोई चीज़ बताने के लिए नहीं है।
तो फिर ये इस तरह की बातें, जैसे आपने शहजाद अकबर साहब की बताया, इस तरह की बातें फिर ये करते हैं, जनाब इसका जवाब दें, उसका जवाब दें। भाई बात बड़ी सीधी सी है कि आप तहकीकात कर रहे हैं, आप देखें ना ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं, किसने भेजे हैं, और अगर कोई खिलाफ कानून कोई चीज़ हुई है तो आप कार्रवाई करें। अगर आपको मियां नवाज शरीफ के खिलाफ कोई चीज़ खिलाफ ज़ाब्ता मिलती, कोई करप्शन मिलती, तो क्या आपको उनको अकामे की बुनियाद पे आप घर भेजते? बिल्कुल भी नहीं। आप यकीनन उनके खिलाफ साबित कर दें कि फलां जगह मियां नवाज शरीफ ने करप्शन की है, कौम का पैसा खाया है, और वो चीज़ सारी ज़िंदगी हमारे सर से नहीं उतर सकती थी। इसी तरह जरदारी साहब के बारे में देखें जनाब, वो कुल्फी वाले अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, फलूदे वाले के अकाउंट में, ये सब ड्रामे आपको टॉक शोज़ की जीनत बनते हुए नजर आए, लेकिन अमली तौर पर साबित किया हुआ जरदारी साहब जो है वो जमानत में बाहर फिर रहे हैं। तो भाई ये तो हुकूमत की जिम्मेदारी है। आप बताएं कि अगर कोई इलीगल कोई चीज़ हुई है, खिलाफ ज़ाब्ता कोई चीज़ हुई है, तो आप उस पर कार्रवाई करें। लेकिन जब आप मुकदमात बनाते हैं तो होता क्या है, हुकूमत बता रही है, मैं बताता हूं आपको, हुकूमत बता रही है। हुकूमत क्या बता रही है, सुनिएगा सर। वो बता रही है कि अल अरेबिया शुगर मिल्स और रमजान शुगर मिल्स में जब उन्होंने 10 साल रिकॉर्ड का जायजा लिया तो उनको ये पता चला कि एक चपड़ासी जो कि फौत हो चुका है, ठीक है जी, उसके अकाउंट में 42 करोड़ रुपए जमा करवाए जाते हैं। गुलजार एक और आदमी है, वो भी फौत हो गया, उसके बावजूद 2017 तक उसका अकाउंट ऑपरेट होता रहा। कैश बॉय मसरूर अनवर, उसके नाम पे अकाउंट खोला गया, उसको सलमान शहबाज डील करते थे। 6 कंपनियां, जाली कंपनियां, ना SSCP में रजिस्टर्ड ना FBR में रजिस्टर्ड। उसके बाद मलिक मकसूद नामी चपड़ासी है सर, इसके नाम पर 3.5 अरब रुपए से जायद की मनी लॉन्ड्रिंग की गई। और गुलाम शब्बर ये अकाउंटेंट है सर, 1.5 अरब रुपए जमा कराए गए इसके अकाउंट में। रमजान शुगर का क्लर्क है सर, इकरार, अकाउंट में 1.2 अरब जमा कराए गए। एक और आदमी है मोहम्मद अनवर, क्लर्क है, उसके अकाउंट में 88 करोड़ रुपए। सर ये इतने पैसे अगर इनके अकाउंट्स में जमा हुए हैं, जो शुगर मिल के मुलाजमीन हैं, वो शुगर मिल्स उनके बच्चों की है, मियाँ साहब की है, उनकी बेटी की उसमें शेयर्स हैं, तो सर ये सवाल का जवाब तो आप देंगे ना कि ये अनहोनी कैसे हो गई। आपके मेरे अकाउंट में तो करोड़ रुपए कहीं से नहीं आते। मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि चूंकि ये जो नाम आप ले रहे हैं, मैं ज़ाती तौर पर तो ज़ाहिर इनसे वाकिफ़ नहीं हूँ, लेकिन इन अकाउंट्स को, जो इन शुगर मिल्स के अकाउंट्स हैं, इनको बाकायदा अकाउंट्स डिपार्टमेंट ज़ाहिर देखता है। हर जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसका बाकायदा एक अकाउंट सेक्शन होता है। लेकिन मैं फिर ये बात कहूँगा कि ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि ये टॉक शोज़ में आगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बैठ के इल्ज़ाम लगाने वाले जो होते हैं, वो तो सारे आप ये कहें कि सियासी शोबताबाजी होती है कि आप अपने मुखालिफ के ऊपर टॉक शोज़ में और जलसों में और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में इल्ज़ाम लगाएं। ये बातें अदालत में साबित करें, ये इन बातों की जो तफसीलात है अदालतों में लेके जाएं, वहाँ पर जाके तो फिर इनके पास कुछ भी नहीं होता। बार बार जब जज साहिबान इनसे मांगते हैं सबूत दें, सबूत कोई भी नहीं है। मैं खुद एहतसाब अदालत में देखा, जब मियां नवाज शरीफ साहब का मुकदमा चल रहा था, वहाँ पर जब इनसे चीज़ें मांगेंगी, इनके पास कोई चीज़ नहीं निकली। प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में तो कागज़ आप लहरा सकते हैं, ये नाम भी बता सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा कि आप इनमें से अक्सर नाम ऐसे हैं जिनसे मैं लाइल्म हूँ, इसी तरह पूरी कौम लाइल्म होती है, तो उन्हें गलत ट्रैक देना, गलत डायरेक्शन देना, ये इन्होंने अपना वतीरा बनाया हुआ है। आशिर साहब ने सबूत दिए थे ना सर, तो वो उन्होंने अदालत में नहीं दिए थे, उन्होंने असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर कहा था कि ये जनाबे अदालत ये है वो जराए, ठीक है सर। तो सबूत अगर आपके पास हो तो आप कहीं भी दे सकते हैं सर, एक बात। दूसरी बात ये है कि वो तो रेफरेंस दायर कर चुके हैं इन केसेस का, यानी इसका मतलब है उन्होंने सबूत इकट्ठे कर लिए तो रेफरेंस दायर हुआ है ना सर। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि भले ही इन लोगों का आपको पता नहीं होगा क्योंकि आपकी शुगर मिल तो थी नहीं, शरीफ फैमिली तो बताए ना सर कि इनके अकाउंट्स में, जो कि इनके क्लर्क है, कोई चपड़ासी है, इनके अकाउंट्स में करोड़ों अरबों आए कैसे, ये तो वो बता सकते हैं ना सर। अली साहब, गुजारिश ये है कि आप एक ही बात को घुमा कर आगे तीसरी दफा पूछ रहे हैं, या मैं समझा नहीं पा रहा, मैं अपनी नालायकी मान लेता हूँ, या आप समझना नहीं चाहते, या आप समझना नहीं चाहते, जवाब नहीं मिल रहा ना, इसलिए मैं बार-बार समझ आ जानी चाहिए ना। मैंने आपको अदालतों के फैसलों का रेफरेंस दिया, मैंने आपको बताया कि अदालतों के अंदर मैं खुद पेशियों पे जाता रहा हूँ, देखता रहा हूँ कि ये जजेस के सामने क्यों बेबस हैं, ये टॉक शोज और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ये इल्जाम क्यों लगाते हैं। शायद खाकान पे भी रेफरेंस बना था, क्या हुआ उस रेफरेंस का? वो मजाक है, मजाक। शायद खाकान ने तो वकील भी नहीं किया, उसने कहा मैं नैब को भी और अदालतों को भी मैं खुद बताऊंगा कि ये सारा मुआहदा था क्या और इसमें हुआ क्या, उस पर क्या निकला, आप मुझे बताएं। कोई चीज़ एहसन इकबाल पे भी रेफरेंस बना, वो क्या था, यानी जो पूरा आप ये कहें कि वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स था,
जिसकी मालियत 2 अरब की थी, वो 6 अरब की करप्शन का और 6 अरब की जनाब हेरा फेरी का रेफरेंस उन पर बन गया। दैट वाज अ जोक। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मजाक इन मुकदमात के अंदर भी है कि ये कागज लहरा देते हैं, नाम भी पढ़ देते हैं, लेकिन अदालत में जाके तो ये कहेंगे हंसी निकल जाती है इनकी, इनके पास कुछ होता नहीं है। लेके जाए ना, हम तो कह रहे हैं कि अगर कोई चीज इलीगल हुई है तो अदालतों में पेश करें जाके। आगे बढ़ते हैं साहब, खुफिया मुलाकातें करते हैं, ये भी कह रहे हैं शहजाद अकबर। अच्छा, कहाँ कर रहे हैं? वो कह रहे हैं नैब के अंदर कस्टडी में नैब की रहते हुए वो खुफिया मुलाकातें करते हैं। अच्छा, वैसे शहबाज शरीफ साहब का एक माजी तो है मुलाकातों का, और उनका एक मफाहमत का उनका रवैया भी रहा है, बल्कि उनको मफाहमत का बादशाह कहा जाता है। अंधेरों में मुलाकातें भी करते हैं सर। हाँ, ये थोड़ी बात मुझे भी अजीब लगी कि वो नैब की कस्टडी में, हर कस्टडी में रह के मुलाकातें कर रहे हैं। ये बात बड़ा अजीब है, लेकिन मुलाकातों का पास तो सर उनका रहा है। देखें जी, जो बात को करने वाला होता है, बात की क्रेडिबिलिटी इस चीज़ से देखी जाती है कि बात कर कौन रहा है। हुकूमत में जो लोग हैं, जो इनके तर्जमान हैं, जितने ये गैर संजीदा लोग हैं, जितने ये सारे के सारे, मुझे तो सच्ची बात ये है कि ये अभी जो गद्दारी का मुकदमा हुआ था उस पर देख लें, जो रिसेंट में ना, मैं तो कई वाक़यात की पूरी एक फहरिस्त है जिसमें आपको इनकी हरकतें, यानी जैसे वो जोकर्स होते हैं। तारिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, मुल्क में एहतजाज का मौसम उरूज पर है। इस्लामाबाद का डी चौक एक बार फिर एहतजाज का मरकज बनता जा रहा है, और अपोजिशन के एहतजाज से पहले ही शहर इक़्तिदार कंटेनर्स का शहर बन चुका। लेडी हेल्थ वर्कर्स अपने मुतालिबात के हक में 2 दिन से डी चौक पर विराजमान है। पूरे पाकिस्तान 700 लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया है। हम अपने हकूक छीनना जानते हैं, हमने पहले भी अपने हकूक छीने। गुज़िश्ता रोज सूबाई और वफाकी इदारों के हजारों मुलाजमीन डी चौक पहुंचे थे और महंगाई, निजकारी, जबरी बरतरफियों और मुनासिब सर्विस स्ट्रक्चर समेत अपने बहुत से मुतालिबात के हक में धरना दिया था। लेकिन फिर गुज़िश्ता रात वफाकी वजीर परवेज खटक की यकीन दहानी के बाद लेडी हेल्थ वर्कर्स छोड़कर तमाम सरकारी मुलाजमीन ने धरना खत्म कर दिया, जबकि वजीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान मुज़ाकरात से लेडी हेल्थ वर्कर्स से धरना खत्म कराने में नाकाम रहे। और अब मुज़ाकरात की नाकामी के बाद लेडी हेल्थ वर्कर्स का धरना बदस्तूर जारी है। लेडी हेल्थ वर्कर्स मुतालिबात मानने और नोटिफिकेशन जारी होने तक धरना खत्म करने से इनकार कर रही हैं। लेडी हेल्थ वर्कर्स की रहनुमाओं का कहना है कि उनके मुतालिबात जायज़ हैं और उनकी मंजूरी तक वो धरना खत्म नहीं करेंगे। इस्लामाबाद के हसास तरीन मकाम पर हजारों अफराद का धरना हुकूमत के लिए परेशान कुन है। पुलिस के खुफिया महकमे स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट के मुताबिक खवातीन मुजाहिरीन की तादाद 2000 से ज्यादा है, जबकि इत्तलात के मुताबिक मुल्क भर से मजीद लेडी हेल्थ वर्कर्स इस्लामाबाद में धरने में शरीक होने आ रही हैं। इस धरने के बाद इस्लामाबाद के शहरियों को मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। अगर ये धरना तूल पकड़ गया तो आने वाले दिनों में हुकूमत की मुश्किलात बढ़ सकती है। आदिल तनौली हमारे नुमाइंदे वहां पर पूछते हैं। आदिल, ये बताइएगा, वहां पर मौजूद जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनसे बात भी कीजिएगा, हमारी बात भी करवाइएगा कि अब वो किस हद तक जाने को तैयार हैं अगर उनके मुतालिबात नहीं माने जाते। जी अली, देखें, इस्लामाबाद के डी चौक पर आज दूसरा रोज़ जो है वो लेडीज़ हेल्थ वर्कर जो हैं पूरे पाकिस्तान से आई हुई हैं। उनके 2 रोज़ आज मुकम्मल होने को हैं। हुकूमत के साथ जो मुज़ाकरात 2 रोज़ से चल रहे हैं, यकसर जो हैं उनमें डेडलॉक बरकरार है। इनके जो मुतालबात हैं उन पर एग्री नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से ख़वातीन सैकड़ों की तादाद में यहाँ इस वक्त भी मौजूद हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ ख़वातीन मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं कौन कौन से मुतालबात हैं जो हुकूमत के साथ उनके पूरे नहीं हो रहे, जिसकी वजह से आज भी इनका धरना जो है वो तीसरे रोज़ में दाखिल होने को है। बताइएगा, ऐसे कौन से मुतालबात हैं जो हुकूमत मान नहीं रही और आपका डेडलॉक जो है उनके साथ बरकरार है इस बात पे? हमें हैरत है कि ड्यूटीज़ लेते हैं 25-25, 30-30 ड्यूटीज़ एक लेडी हेल्थ वर्कर करती है, लेडी हेल्थ सुपरवाइज़र करती है। और जब तनख्वाहें देने की बात है, प्रमोशन की बात है, पिछली सर्विस काउंट करने की बात है, डबल ड्यूटीज़ लेने की बात है, सर्विस स्ट्रक्चर बनाने की बात है, तो हुकूमत के पास ना वक्त है हमारे लिए और ना पैसा है। अगर आपकी बात मानी नहीं जाती तो आपका अगला स्टेप क्या होगा? क्योंकि 2 दिनों से यहाँ पर धरना तो दिया जा रहा है, क्या आगे आप किसी कोर्ट से रुजू करेंगी या आगे आपका मार्च होगा? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील करेंगे हम कि वो इस चीज़ का नोटिस लें कि हुकूमत अगर इतनी ही बेइख्तियार है तो फिर वो किस चीज़ के वोट लेकर यहाँ इक़्तिदार के ईवानों में आकर बैठे हुए हैं। हमने वोट दिए थे, हमें सज़ा दे रहे हैं वो लोग।
हम बेसिक राइट्स उनसे मांग रहे हैं, हम उनसे कोई खैरात और भीख नहीं मांग रहे। खुले आसमान के नीचे ख़वातीन, इनको कोई शर्म हया नहीं है कि ना कोई पानी, ना कोई खाना, ना कोई सिक्योरिटी, ना कोई वॉशरूम्स, कुछ भी नहीं है। क्या हम दहशतगर्द हैं? हमारे साथ ये सुतेली माओ वाला सलूक रवा रखा गया है। और इतना भी इनके पास फंड्स नहीं है अपनी तनख्वाहें बढ़ाने के लिए, रातों रात इनके पास फंड्स आ जाते हैं। खुले आसमान तले ये मौजूद है और क्या इंतजामात किए गए हैं, क्या इनको कुछ किया गया हुकूमत की तरफ से? अभी आप खुले आसमान तले मौजूद हैं, क्या आप अपने बच्चों को भी साथ लाई हैं और इस तैयारी के तहत आई हैं कि हमारे उधर 10 दिन भी लग सकते हैं, 2 दिन भी लग सकते हैं जब तक मुतालबात पूरे न हों? हमारे तो क्या इंतजाम किए? हमारे बच्चे साथ हैं, हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, हमारी ख़वातीन बीमार हो रही हैं। हम क्या इंतज़ाम कर सकते थे? हम तो हालत जंग में हैं। हमारे लिए तो ये करबला का मैदान लग रहा है कि जहाँ पानी भी बंद है, खाना भी बंद है। और कौन कर रहा है हमारे साथ? हमारे ही हुक्मरान कर रहे हैं। तो हमें तो शर्मिंदगी हो रही है कि ऐसे हुक्मरान हैं, हमारे इतने बुज़दिल हुक्मरान हैं कि कंटेनर्स के पीछे छुपे हुए हैं और उनके अंदर इतनी कुव्वत फैसला नहीं है कि जेन्युइन मसले हमारे हल कर सकें। हम डटे हुए हैं। अगला मरहला ये जी देखें, इस वक्त खुले आसमान तले ये ख़वातीन का तादाद जो है यहाँ पर मौजूद है। हमारे कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं, ये ख़वातीन जो हैं वो खुले आसमान तले पड़ी हुई हैं और अपनी मदद आपके तहत जो है इन्होंने अपने खाने पीने का बंदोबस्त किया हुआ है। दूसरी जानब अगर बात की जाए, कुछ लोग जो है इनके अहल खाना हैं वो भी इनके साथ आए हुए हैं, बच्चे भी खुले आसमान तले यहाँ पर पड़े हुए हैं। अपनी मदद आपकी तहत ही ये तमाम बंदोबस्त जो है इनकी तरफ से किया गया है और ये कहा जा रहा है जब तक ये हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते उस वक्त तक हमारा ये धरना जो है वो जारी रहेगा। क्योंकि कल के रोज़ जो मुज़ाकरात हुए थे वो हेल्थ मिनिस्ट्री से हुए थे कामयाब क्यों नहीं हो पाए? कल मुज़ाकरात हुए, क्या इनका मुतालबा नहीं माना गया या हुकूमत कोई ऐसी बात कर रही है जो इनको कबूल नहीं है? आज देखें, इनकी जानिब से ये मुतालबात किए जा रहे हैं। हमारा सर्विस स्ट्रक्चर और दीगर जो मुतालबात हैं वो हुकूमत के सामने रखे गए हैं, लेकिन वो अभी तक पूरे नहीं किए गए। दूसरी जानब अगर बात की जाए, 7 लेडीज़ हेल्थ वर्कर ऐसी हैं जिनको पंजाब हुकूमत की जानिब से टर्मिनेट किया गया है। ये इनका बेसिक मुतालबा है, उसको भी सामने रखा गया है कि उन लोगों को फौरी तौर पर मुलाजमत के ऊपर बहाल किया जाए। लेकिन इसी वजह से अभी तक डेडलॉक बरकरार है। ये बताया गया है जो इनकी मुज़ाकराती टीम है उनकी जानिब से ये कहा गया है कि अभी आज धरने के जो ख़वातीन हैं, जो शुरका हैं, जिनकी जो कमेटी बनाई गई है, उनका जो मुज़ाकरात इसी बात पर डेडलॉक बरकरार है कि अभी तक यही कहा जा रहा है कि हुकूमत इनकी किसी बात पर एग्री नहीं है, कि कोई बात जो इनके मुतालबात हैं किसी बात को मानने के लिए एग्री नहीं है, जिसकी वजह से डेडलॉक बरकरार है और ख़वातीन की खासी तादाद यहाँ पर डी चौक पर मौजूद है। जैसे ही नई कोई पेशरफ्त होती है उससे मुतालिक आगे भी आगाह किया जाएगा, लेकिन फिल वक्त जो मुतालबात इनकी जानिब से रखे गए हैं हुकूमत की तरफ से उस पर किसी बात पर भी एग्री नहीं किया गया, जिसकी वजह से ये धरना जो है कहा जा रहा है कि ये सूबाई मामला है। तो क्या वफाकी हुकूमत के पास इख्तियार है कि वो इनकी बात मान के किसी भी किस्म का रिलीफ इनको दे सके? इसी वजह से, क्योंकि देखा जाए अगर तो खैबर पख्तूनख्वा में भी, इसके अलावा पंजाब में भी इस वक्त और फेडरल में भी तीनों एक ही हुकूमतें हैं, तो लेडीज़ हेल्थ वर्कर की जानिब से भी यही मुतालबा किया जा रहा है कि अगर तीनों सूबों में एक ही हुकूमत है, जबकि फेडरल में भी इस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, तो वफाकी हुकूमत सूबों को इस बात पर रिकमेंड करे और एग्री करे कि इनके मुतालबात जो हैं वो पूरे किए जाएं। लेकिन हुकूमत की तरफ से और लेडीज़ हेल्थ वर्कर की जानिब से जो मुज़ाकरात हैं उस पर डेडलॉक इसी वजह से बरकरार है कि किसी बात पर कोई वज़ीर या कोई भी मुज़ाकराती कमेटी जो हुकूमत की जानिब से बनाई गई है कोई इस बात पर एग्री नहीं कर रहा कि वो इनकी बात जो है वो सूबों तक पहुँचाएंगे या सूबों। अपडेट करने के लिए हमें नाज़रीन एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद आपको एक बीमार, लाचार, बेबस औरत और एक माँ की कहानी सुनाएंगे। एक ब्रेक। कोई बीमार हो, इलाज के लिए अस्पताल मौजूद हो, अस्पताल में इलाज की सहूलियात मौजूद हो, लेकिन मरीजों की तादाद इतनी ज्यादा हो कि इलाज की बारी आने में कई साल लग जाएं। इससे ज्यादा बेबसी और क्या हो सकती है? इस वक्त लाहौर की एक खातून इसी बेबसी से गुजर रही है नाज़रीन। इसका नाम है हिना इसहाक। ये गुर्दों की मर्ज में मुब्तला है, एक छोटा सा बच्चा है, शौहर बीमारी की वजह से ही तलाक दे चुका है। इस वक्त खातून अपनी वालिदा के साथ रह रही है। डॉक्टर गुर्दों का ट्रांसप्लांट तजवीज़ कर चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान किडनी लीवर इंस्टीट्यूट यानी PKLI लाहौर में इस ट्रांसप्लांट की बारी आते आते 2 साल के करीब अरसा लग सकता है। खातून की हालत रोज बज रोज बिगड़ती जा रही है। पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट में खातून के लिए खसूसी मेडिकल बोर्ड बनाया गया। 12 मई को इस बोर्ड ने रिपोर्ट दी कि जब तक ट्रांसप्लांट की बारी नहीं आती हिना इसहाक को डायलिसिस पर रहना होगा।
हमारे साथ इस वक्त मौजूद है हिना इसाक, उनकी वालदा। मैं दोनों का शुक्रगुजार हूँ और आपका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ माँ जी कि आपने वक्त निकाला और माजरत के साथ का आपको इस तरह से तकलीफ उठाना पड़ रही है। मुझे ये बताइए, इस वक्त PKLI की तरफ से आपको कहा क्या जा रहा है? कितने अरसे के बाद आपकी बारी का कहा गया आपको? और अभी ट्रांसप्लांट आपको फौरी चाहिए है? क्या वक्त बिल्कुल भी नहीं है हिना के पास? ट्रांसप्लांट के लिए गई हूँ PKLI। अच्छा। उन्होंने ये कहा है कि आपकी जो ज़कात फंड में जो बारी है वो आ चुकी है। अच्छा, ठीक है। मगर वो बारी आई 1.5-2 साल बाद की है। 1.5-2 साल बाद? 1.5-2 साल बाद की। अच्छा। क्योंकि 321 नंबर है या 30 नंबर है। अच्छा। और इस वक्त चल रहा है 121। अच्छा, तो खुद ही अंदाजा लगा ले। तो क्या आप, देखिए मैं खुली बात करूंगा आंटी, आपके पास या हिना के पास 2-2.5 साल हैं? नहीं बेटा, मेरी बेटी की हालत बहुत सीरियस हो गई है, बहुत सीरियस हो गई। वो डायलिसिस बर्दाश्त नहीं कर पा रही। 8 माह तक डायलिसिस हो रहे थे उसने बर्दाश्त भी किए हैं, अब उस पर ताकत नहीं है। 2 साल का बच्चा है उसका, 2 साल का बेटा है। उसके शोहर ने इसी बीमारी की वजह से उसे छोड़ दिया कि हम नहीं इसको ढो सकते। खर्चा भी नहीं उठाता वो? कुछ भी नहीं बेटा, कुछ भी नहीं। उसको ये पता नहीं है उसका खून है और वो उसकी माँ है जिसने उसको जन्म दिया है, उसको जरा एहसास नहीं है? नहीं बेटा, वो तो इंतजार में है कि ये मेरी बेटी मरे और मैं अपने बेटे को ले जाऊं। वो इसी इंतजार में है वो सब घर वाले। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। अल्लाह उसको बेटी को जिंदगी चाहिए बस। उसके बेटे की खातिर वो कहती मैं जीना चाहती हूँ, अम्मी मुझे आप बचा ले, मैं जीना चाहती हूँ। और मेरी मुखैर हजरात से इल्तिजा है, अपील है, मेरी वज़ीर आला से अपील है मेरी कि मेरी मदद की जाए, मेरी बच्ची की उसका ट्रांसप्लांट करा दे। अगर उसके हक में बेहतर है तो अल्लाह बेहतरियां कर दे इंशाल्लाह। मैं हिना बेटा, आप अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हो, आपने, और नाज़रीन आप जरा सुनिएगा गौर से ये बात, हिना ने अपने व्हाट्सएप पे एक स्टेटस दिया हुआ है। व्हाट्सएप का स्टेटस होता है ना, हिना ने लिखा हुआ है कि मैं अपने बेटे के लिए मरना नहीं चाहती, मैं अपने बेटे के लिए जीना चाहती हूं। नाज़रीन अगर तो कोई मुखैर हजरात देख रहे हैं इसको तो प्लीज प्लीज हेल्प हर। 2 साल का बच्चा है, आप सब साहिब औलाद हैं, आप एक लम्हे के लिए सोचे ना। मुझे पता है कि शायद हिना को अपनी जिंदगी इतनी अजीज ना हो, लेकिन हिना को अपने बेटे की जिंदगी अजीज है, वो उसके लिए जीना चाहती है। हमें ऑन अब्बास बप्पी साहब ने ज्वाइन किया है, मैं इंतहाई मशकूर हूं उनका। कोई ऐसा मौका नहीं होता जहां बप्पी हेल्प ना करें लोगों की। सर अगेन रियली थैंक यू फॉर योर टाइम। बप्पी साहब मेरी आपसे इससे पहले भी सर बात हुई, मैं कुछ गोशगुजार कर चुका हूं आपके सामने इनका केस। शी वॉज अ हेल्दी वुमन, इनकी तलाक हुई, चौर ने छोड़ दिया इनको जस्ट बिकॉज शी फेल इल। सर इनको ट्रांसप्लांट चाहिए है, PKLI वाले कहते हैं 2-2.5 साल के बाद बारी आएगी। सर कुछ हो सकता है, इनकी मदद हो सकती है? सर थैंक यू अली भाई, इस मौका देने का भी शुक्रिया। ये भी अल्लाह की तरफ से एक चीज होती है कि इस तरह का मौका दिया जाए। तो मैं चीजें इस बीबी को ऑफर कर सकता हूँ जी। एक तो ये है कि अगर ये डायलिसिस कराना चाहे, जब तक इनको ये मर्ज लाक है उस वक्त तक डायलिसिस बैतुल माल करा सकता है। लेकिन अगर ट्रांसप्लांट कराना चाहे तो इस्लामाबाद में AFIU में पाकिस्तान बैतुल माल कंप्लीट ट्रीटमेंट इनका फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना वो ट्रांसप्लांट करा के दे सकता है। लाहौर में शेख जायद अगर चेक करना चाहे तो मुझे अंदाजा नहीं, लेकिन इस्लामाबाद में पिंडी में CMH और AFIU दोनों इंस्टीट्यूट हैं, वो बैतुल माल 100% की फंडिंग कर देगा। यहाँ से आके अपना बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बप्पी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कोशिश करता हूँ कि आपका माँ जी और आपका दोनों का राब्ता करवाऊं, और आपने वहां पे जाना है। वो खुद कह रहे हैं कि आपके AFIU में इलाज बिल्कुल मुफ्त होगा 72 घंटों में। 72 घंटों का ऐलान किया है बप्पी साहब ने, 72 घंटों में इंशाल्लाह इनका इलाज हो जाएगा। 2 साल नहीं, अब सिर्फ 3 दिन में इलाज होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, प्रोग्राम आपने देखा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।